हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी पॉलिटी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोस्तों क्विज सेगमेंट, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सही से आपको ये समझ में भी आ जाए। चलिए शुरू करते हैं हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते, क्योंकि अगर सीरियसली पढ़ाई करेंगे तो यकीन मानिए कुछ नहीं याद होगा, लेकिन अगर हंसते हंसते इस सफर को एंजॉय किया जाएगा ना, तो यकीन मानिए ये सेगमेंट आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पहला सही स्टेटमेंट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर उच्चतम न्यायालय के जजों की अधिकतम संख्या 34 होगी। ठीक भाई, 34 है ना। नेक्स्ट, तृतीय श्रेणी के न्यायाधीशों के चुनाव के लिए मुख्य न्यायाधीश को चाहिए कि वह 4 वरिष्ठ जजों से सलाह लेकर ही इस कार्य को पूरा करे। तो भैया ऐसा है कि अगर हमें 3rd ग्रेड के जजेस को इलेक्ट करना है एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर हम ये काम करना चाहते हैं तो हमें ऐसे नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, 4 सीनियर्स से हमें अपना ये जो निर्णय है उसको पास कराना पड़ेगा। जब सारे लोग बोल देंगे नहीं नहीं नहीं, योर डिसीजन हैज बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, आप ऐसा कर सकते हैं, तभी हम ये काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की जानी चाहिए। इस प्रस्ताव को उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वर्ष स्वीकृति प्रदान की गई? आंसर होगा 1993 यानी 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला सही स्टेटमेंट है वो ये है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर आसीन किसी भी व्यक्ति को किसी भी अदालत अथवा समस्त भारतीय क्षेत्र के किसी भी उच्च अधिकारी के समक्ष याचना करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, यदि मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के जिस न्यायाधीश को चुना जाएगा वही मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अधिकारी होगा। स्टेटमेंट फिर से सुनिए, ये बोल रहे हैं कि यदि मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के जिस न्यायाधीश को चुना जाएगा वही मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अधिकारी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला, यदि उच्चतम न्यायालय के किसी भी सत्र को पूरा करने के लिए न्यायाधीशों का कोरम पर्याप्त ना हो, तो ऐसे में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है कि वे किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय से जिस न्यायाधीश को चाहें उसे उस राज्य विशेष की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के पश्चात उच्चतम न्यायालय के सत्र के कोरम का हिस्सा बना सकते हैं, है ना, वो भी अस्थायी तौर पे। देखो होता क्या है, समझो इस बात को। मान लीजिए कोरम में चाहिए 38 सदस्य, हैं कितने न्यायाधीश? 37। अब हम क्या करेंगे, हम गए उड़ीसा हाई कोर्ट। ठीक है, उड़ीसा हाई कोर्ट में मान लो कि जस्टिस तपस हैं, उनका जो न्याय करने का तरीका है वो हमको बहुत पसंद आता है। तो हम कहेंगे जस्टिस तपस, आप ऐसा करिए कि आप ना हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के कोरम हैं उसका टेम्पररी अस्थायी तौर पर हिस्सा बन जाइए, सदस्य बन जाइए। तो उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे हो, उनको वो हक्का बक्का होने लगे। तो चलो, इतने में हमने अपना दूसरा काम क्या किया, मान लो कि जस्टिस कल्याणी हैं, वो हैं उड़ीसा हाई कोर्ट की
मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस। हमने कहा जस्टिस कल्याणी हमें जस्टिस तपस को ले जाना है क्योंकि हमारा कोरम पूरा नहीं हुआ है, हम चाहते हैं कि उनको हम अपने कोरम का सदस्य बनाएं। तो जस्टिस कल्याणी बोलती हैं कि ठीक है आप ले जाइए, ठीक है। तो ये चीज बोली जा रही है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह से किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर उच्चतम न्यायालय के एडहॉक जज के पद पर कार्य करने को कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई न्यायाधीश रिटायर हो गए, और हम चाहते हैं कि क्या यार, क्या जज थे वो, बहुत अच्छा काम करते, क्या यार रिटायरमेंट, क्या यार टाइम, ऐसा कुछ हो सकता है कि फिर से ये हम मतलब काम कर सके। तो हम सोचे अरे यार जिंदा तो हैं ही, काम ही तो करवाना है। तो ऐसा करते हैं, हम बोलते हैं राष्ट्रपति के पास गए, हमने बोला कि ऐसा है कि ये जो जस्टिस हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं, आप ऐसा करिए इनको ना फिर से हमें सुप्रीम कोर्ट में लेना है एज एडहॉक जज, क्या ले सकते हैं हम? तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले लीजिए बिल्कुल, है ना। तो हमने कहा अरे खुश होके चले आए और ले लिया, ठीक है। तो अपने एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं, हो सकता है आपको इससे इजीली समझ में आ जाए। लेकिन अभी तो हम आपके फ्रेंड्स हैं, तो एज योर फ्रेंड आप हमें अभी एक्सेप्ट करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए सभी कानून आपातकाल लागू होने के 6 माह बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी राज्य की विधायिका की विधायी शक्तियां निलंबित नहीं की जाती हैं, बल्कि ये संसद के ओवरराइडिंग पावर के अधीन कार्य करने लगती हैं, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है कि जैसे जो आपातकाल लगता है ना, उसके 6 महीने बाद जो भी संसद ने कानून बनाए हैं राज्य को लेकर के, वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं, है ना, सारे के सारे मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें ये बोल रहा है कि जो विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, जो राज्य की विधानसभा है उसको जो शक्तियां प्राप्त हैं वो खत्म नहीं होती हैं, उनका निलंबन या सस्पेंशन नहीं होता है, बल्कि वो ऐसे ही काम करती हैं नाम मात्र के लिए, लेकिन संसद उन पे भारी पड़ती है, बस इतना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पहला सही स्टेटमेंट, अनुच्छेद 358 संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हें छोड़कर जितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके निलंबन से संबंधित है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसी से रिलेटेड है, वो ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान की गई विधायी और कार्यकारी कार्यवाहियों को आपातकाल के बाद भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। और तीसरा ये है स्टेटमेंट, अनुच्छेद 358 और 359 बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के आपातकाल में लागू होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही स्टेटमेंट, पहला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और दूसरा, उच्चतम न्यायालय अपने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग करके ऐसे संविधान संशोधन को रोक सकता है जो न्यायोचित ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान में उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता निहित है?
संविधान के किस प्राविधान में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन में उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट निहित है? तो आंसर है न्यायाधीशों के सदस्यों का वेतन भारत के समेकित कोष से दिया जाता है, जिसके लिए विधायिका को वोट नहीं देना पड़ता। फिर से सुनिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत के समेकित कोष से दिया जाता है, जिसके लिए विधायिका को वोट नहीं देना पड़ता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, जो कंसोलिडेटेड फंड होता है वहां से जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको सैलरी दी जाती है और इस कोष पे विधायिका का अधिकार नहीं होता है। ठीक, ये बोला जा रहा है ना। इसको थोड़ा सा हम गलत लिख दिए थे, इसलिए माफी चाहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हुआ। इसी सवाल के साथ हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।